नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे नवरत्न श्रेणियों की, क्योंकि नवरत्न श्रेणियों के अंतर्गत दो कंपनियां अब और शुमार हो गई हैं और इन दो कंपनियों में पहली कंपनी है आईआरसीटीसी अर्थात इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और दूसरी कंपनी है आईआरएफसी अर्थात इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इस लिहाज से जो नवरत्न श्रेणी है उस श्रेणी में कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, जिसमें 25वीं कंपनी के रूप में दर्ज हुई आईआरसीटीसी और 26वीं कंपनी बन गई है आईआरएफसी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, वास्तव में इन दोनों कंपनियों का एक परिचय होगा। इसके अलावा ये नवरत्न श्रेणी का दर्जा मिलने से इन कंपनियों को क्या लाभ होगा, कैसे दिया जाता है ये दर्जा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत आईआरसीटीसी आईआरएफसी नवरत्न का मिला इनको दर्जा। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के पक्ष की। खबर यही थी और किन कंपनियों को मिला दर्जा, तो आपको शुरू में ही बताया गया कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी इन दोनों कंपनियों को यह दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं कि आईआरसीटीसी की जहां तक बात है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अर्थात ये क्या करती है, तो इसका काम बेसिकली जो जुड़ा हुआ है वो है ऑनलाइन टिकटिंग से और खान पान से संबद्ध है। वहीं आईआरएफसी की अगर बात कर लें तो ये बेसिकली पैसा जुटाने का काम, जो फंड होता है उसके आधार पर फंड जारी करने का काम करती है। रेलवे से संबद्ध ये दोनों कंपनियां हैं, तो रेलवे मंत्रालय से संबंधित ये कंपनियां हैं, इसलिए इनकी चर्चा को अब आगे विस्तार से समझेंगे। क्या होता है नवरत्न का दर्जा, इसको मिलने से वो क्या लाभ हो सकते हैं उसको भी देखेंगे, और भारत में रेलवे की जो नवरत्न अन्य कंपनियां हैं उन कंपनियों पर भी विचार करेंगे। तो क्या इससे पहले भी रेलवे की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नवरत्न श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो खबर यही है, नवरत्न का दर्जा दिया गया है और आईआरसीटीसी आईआरएफसी 25वें और 26वें स्थान पर क्रमशः इस श्रेणी में शुमार होती हैं और कुल संख्या हो जाती है 26। ये तथ्य आप याद रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं एक परिचय के लिहाज से बेसिकली इन दोनों कंपनियों के बारे में। उसके बाद हम मूल मुद्दे पर लौट के आएंगे कि ये दर्जा, इस दर्जे को मिलने से लाभ क्या होते हैं और क्यों ये दिया जाता है। तो देखिए, अगर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अर्थात आईआरसीटीसी की बात कर लें तो भारतीय रेलवे की ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा का कामकाज देखती है और रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में जो खान पान की व्यवस्था आप देखते हैं, कैटरिंग की जो सुविधा देखते हैं, वो इसकी ही जिम्मेदारी फिलहाल है। और भारतीय रेलवे के लिए टूर पैकेज की अगर बात करें, अगर आप भारतीय रेलवे से कहीं घूमने जाएंगे तो उसमें आईआरसीटीसी की भूमिका होती है, तो इससे भी ये संबंध होता है। टूरिज्म सर्विसेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और किस मंत्रालय से संबद्ध है, तो ये भारतीय रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि होली के पावन अवसर पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है एक बड़ी छूट। इस छूट के अंतर्गत हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप देख सकते हैं 5 से 12 मार्च के बीच में 60% का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ जो हमारे बुक्स और टेस्ट सीरीज पर आप देख रहे हैं उस पर भी 40% की छूट मिल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स जो है, प्रीलिम्स मेंस ऑनलाइन कोर्स, इस पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में आप 60% की छूट इस 12 मार्च तक की अवधि तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। इसके अलावा विस्तार से जानकारी के लिए 87501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरी कंपनी यानी आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जैसा कि नाम में ही इसके फाइनेंस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भारतीय रेलवे के लिए क्या करेगी, धन जुटाने का काम करेगी। बिना फंड के तो कुछ संभव नहीं है, और ये धन जुटाने का काम क्या करती है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करती है। ये क्या करेगी, घरेलू और जो विदेशी बैंकों से अगर ये कर्ज लेती है, फिर उसके बाद भारतीय रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, अगर कहीं भारतीय रेलवे नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो उसके लिए फंडिंग का काम ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करता है और भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसकी प्रतिपूर्ति का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंत्रालय इसका भी भारतीय रेलवे ही है। पंजीकरण की बात कर लें तो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ये एक वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। अब देखिए क्या है नवरत्न का दर्जा, मूल रूप से इस पर बात करते हैं। तो देखिए, नवरत्न के अगर दर्जे की बात करें तो केंद्र सरकार क्या करती है, जितनी भी केंद्र सरकार के तहत संचालित जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनको सीपीएसईज के अंतर्गत हम बात करते हैं, उन कंपनियों को सीपीएसईज के अंतर्गत हम जानते हैं। सीपीएसईज क्या होती है, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इन कंपनियों को कहा जाता है। तो ये एक विशेष दर्जा है जो कि किसको दिया जाता है, सीपीएसईज कंपनियों को दिया जाता है।
अब ये दर्जा केवल नवरत्न ही नहीं होता है, आप जानते हैं कि महारत्न होता है, उसके बाद नवरत्न होता है और मिनी रत्न होता है। तो ये 3 दर्जे होते हैं, 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, इनके अलग अलग परफॉर्मेंस के आधार पर, इनके आकार के आधार पर, इनकी जो भी वित्तीय गतिविधियां होती हैं उसके आधार पर इनका आकलन किया जाता है और इन 3 श्रेणियों में से जिसके लिए ये फिट होती है उसमें इनको शामिल किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें शामिल होने से, अब इसमें शामिल होने के बाद इनको थोड़ा सा जो सरकारी हस्तक्षेप होता है उससे छूट मिलती है, थोड़ी सी आज़ादी मिलती है और ये कंपनियां फिर अपना काम करने के लिए थोड़ा सा पहले से इनको फ्रीडम ज़्यादा मिलेगी। तो अब कोई भी बड़ा फैसला अगर ये लेना चाहती हैं तो उसमें पहले की तुलना में ज़्यादा आज़ादी होती है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर ये निवेश करना चाहती हैं, आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर व्यापार करना चाहती हैं या अन्य कंपनियों के साथ ये साझेदारी करना चाहती हैं तो अब पहले की तुलना में ये ज़्यादा क्या होंगी, आज़ाद होंगी, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। कोई भी सीपीएससी तभी नवरत्न बन सकती है जब पहले से ही मिनी रत्न जो श्रेणी होती है, जो सबसे छोटी वाली श्रेणी होती है, मिनी रत्न 1 कंपनी के अंतर्गत हो, सूची ए उसकी है उसके अंतर्गत हो, यानी कंपनी अच्छे मुनाफे में हो। पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरा हुआ कि कंपनी की जो फाइनेंस कंडीशन है, जो वित्तीय स्थिति है, वो भी मजबूत होनी चाहिए, यानी कि कंपनी का शुद्ध लाभ जो नेट प्रॉफिट होता है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास धन भी होना चाहिए, उसकी जो कुल संपत्ति होती है, उसका जो नेटवर्थ होता है वो भी ज्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि जब शेयर बाजार में वो लिस्टेड होती है तो शेयर बाजार में उसका प्रदर्शन भी अच्छा होना चाहिए, केवल लिस्टेड नहीं होना चाहिए बल्कि उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, तभी वो फिर जाके इस कंडीशन में नवरत्न की श्रेणी में शामिल होने के लिए वो मतलब एक तरह से एलिजिबल होगी। और साथ ही साथ जो पिछला 5 वर्ष है, उन 5 वर्ष में से 3 वर्षों तक उसका जो प्रदर्शन वो उत्कृष्ट हो या बहुत अच्छा हो। ये उत्कृष्ट या बहुत अच्छा जो है, ये श्रेणी बनाई गई है, रेटिंग दी जाती है, अच्छी रेटिंग मिलती है। और ये अच्छी रेटिंग आपको, इसके लिए 6 मापदंड बनाए जाते हैं कि पिछले 5 वर्ष में उन्हीं 6 मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे शुद्ध पूंजी लाभ कितना हुआ है, इसके अलावा उत्पादन लागत के सापेक्ष मैन पावर पर वो कितना कंपनी खर्च कर रही है उसको भी देखा जाता है। फिर मूल्यह्रास के पहले का लाभ कितना है, वर्किंग कैपिटल पर आप कह सकते हैं कि लगा टैक्स और ब्याज, उसका भी आकलन होता है। फिर ब्याज भुगतान जो है उसके संदर्भ में फिर लाभ कितना हुआ, फिर प्रति शेयर इस कंपनी की कमाई कितनी रही। तो ये इन सारे चीजों का अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन कैसा रहा, ये सारी चीजें जब देखी जाएंगी, इसके आधार पर इन सारे क्राइटेरिया में इसका मूल्यांकन करने के बाद रेटिंग दी जाएगी। और उस रेटिंग कैटेगरी में अगर उसका प्रदर्शन अच्छा हुआ या उत्कृष्ट हुआ, उत्कृष्ट या बहुत अच्छा हुआ, ये 2 श्रेणियां हैं, उत्कृष्ट या बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, तब वो इसके लिए एलिजिबल होती है, नवरत्न श्रेणी में शामिल हो सकती है। कंपनी के बोर्ड में कम से कम 4 स्वतंत्र निदेशक भी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी 4 कम से कम होने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। इन कंडीशंस को अगर वो कंपनी उस मानदंड पर अगर खरी उतरती है तो उसके बाद वो नवरत्न श्रेणी में शामिल हो सकती है। ठीक इसी तरह से महारत्न के लिए भी कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं। जैसे महारत्न में भी आपने सुना होगा कि शेयर बाजार में एक तो वो कंपनी सूचीबद्ध होनी चाहिए, इसके अलावा जो 25,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय उसने पिछले 3 वर्ष में किया हो, साथ ही साथ उसका लाभ भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए इस ड्यूरेशन में, तो उसके लिए महारत्न श्रेणी में वो शामिल होने की एलिजिबिलिटी रखती है। तो उसी तरह फिलहाल हम नवरत्न श्रेणी की बात कर रहे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा उसको भी देख लेते हैं, क्यों इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो देखिए, इससे पहला फायदा तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि इससे फ्रीडम मिलेगी कंपनी को डिसीजन लेने में। इसके अलावा जो निवेश और खर्च है उसकी स्वतंत्रता मिलती है। कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम महसूस करेगी। जैसे कि मान लीजिए IRCTC है, कोई बड़ा कैफेटेरिया खोलना चाहती है, वो कहीं नया स्टेशन बना हुआ है उसके पास, तो वो क्या होगा, अब उसको अब थोड़ा सा निवेश करने की और खर्च करने की उसको स्वतंत्रता है, वो सरकारी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। अब IRCTC और IRFC सरकार से बिना अनुमति के 1,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। कितने तक का निवेश कर सकते हैं? 1,000 करोड़, या अपनी कुल संपत्ति, जितनी भी संपत्ति होगी इस कंपनी की, सपोज दैट अगर IRCTC की बात करें तो अपनी संपत्ति का 15% तक का खर्च वो कर सकती है। अब इसमें उसको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की आजादी होगी। अब ये कंपनी अगर मान लीजिए सपोज दैट चाहती है कि हम दुबई में जाएं, लंदन में जाएं या सिंगापुर में जाएं, और वहां पर हम क्या करें, स्टेशन पर वहां पर कैटरिंग सेवा की, कैटरिंग सर्विस को हम शुरू करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए उसको सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी अनुमति के लिए जो प्रक्रिया है उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा फायदा आपको यह मिलेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की आजादी है वो भी मिलेगी। कंपनियों से सीधे समझौता, ज्वाइंट वेंचर ये कर सकती हैं। इसके अलावा अपने कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा सकते हैं। तो एक फायदा तो आपको ये हुआ कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट, एक तरह से
आपको कह सकते हैं आजादी ज्यादा मिल रही है, और दूसरी कंडीशन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको व्यापार करने की आजादी मिल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज यह है कि अब इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, बाजार में जो आपकी शाख है, मार्केट में जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और निवेशक जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा आपको पसंद करेंगे, और नवरत्न कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत मानी जाती हैं। कोई भी आप शेयर जब खरीदते हैं तो शेयर के लिए आप क्या देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज ना हो, कंपनी आर्थिक दृष्टिकोण से स्टेबल हो। तो इस श्रेणी में शामिल होने का मतलब ही हुआ कि आर्थिक स्थिति उसकी बेहतर है, पिछला प्रदर्शन उसका बेहतर है, इसका मतलब कि उसकी शाख मजबूत मानी जाएगी इस श्रेणी में सम्मिलित होने के बाद। तो ये लाभ होते हैं, उस कंपनी पर भरोसा भी इन्वेस्टर्स का बढ़ता है। भारत में आप देखिए रेलवे की नवरत्न कंपनियों की अगर बात करें तो अब तक रेलवे की 26 कंपनियां जो हैं वो नवरत्न बन चुकी हैं। इन 26 कंपनियों में कुल ये संख्या 26 है, लेकिन अगर केवल रेलवे की बात करें, भारत में अगर कुल कंपनियों की बात करें तो 26 कंपनियां हैं, लेकिन केवल रेलवे की 7 कंपनियां हैं इन दो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी के शामिल होने के बाद। देखिए अगर कौन कौन सी हैं इसको एक नजर डालें तो कानकोर अर्थात कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि माल ढुलाई सेवा से संबंध है, इसके अलावा आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इसके अलावा राइट्स लिमिटेड रेलवे प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी से संबंधित है, एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि रेलवे और हाईवे के निर्माण से संबंधित है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे में इंटरनेट और संचार सेवा से संबंधित है, और दो ये कंपनियां शामिल हुई आईआरसीटीसी आईआरएफसी। आईआरसीटीसी रेलवे टिकटिंग और खानपान और रेलवे के लिए वित्तीय सेवाओं से संबंधित है आईआरएफसी। इस तरह से केवल रेलवे की 7 कंपनियां अब इसमें शामिल हो गई हैं। अब देखिए इसमें शामिल होने के क्या लाभ हो सकते हैं। लाभ यही होगा कि अब ये कंपनियां बड़े फैसले लेने में सक्षम होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके व्यापार का विस्तार होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो शेयर बाजार के लिए भी ये ज्यादा आकर्षक होंगी कंपनियां, और इसके अलावा एक और चीज हम कह सकते हैं कि अब रेलवे में नई सुविधा और सेवा के विस्तार का रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये इसके लाभ होंगे। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। क्या है अभ्यास प्रश्न? तो नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां सरकार से बिना अनुमति के कितने तक का निवेश कर सकती हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विकल्प आपके सामने है 500 करोड़, 1000 करोड़ या कुल संपत्ति का 15% यानी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 2000 करोड़, या डी ऑप्शन है कोई सीमा नहीं है। तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।